वैल्यू नहीं, मतलब कि हाँ वो ठीक हमने है, वहां तक कर पढ़ लिया था। डन डन डन, बढ़िया बढ़िया। चलो तो भाई लेट्स स्टार्ट। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था, लास्ट क्लास में मैंने मेनली तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बता दिया था कि हमारा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। भाई कोई सर तो बोलो। सर जो कंजर्वेटिव, बात पे हाँ डिपेंड ना करे। बिल्कुल। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से हम वर्क निकालें तो वो वर्क हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगा। और जब भी हम वर्क निकालेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस हमने यहाँ तक सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, तो बस पहले इतना ही बता दो, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। बढ़िया। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो। यार मेरे को बताओ, अभी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी लास्ट क्लास में। हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया था? हाँ बोलो बोलो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। mgh। बिल्कुल सही। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं हाइट से डिवाइड कर रहा हूं। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को हाइट से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? mg। mg। mg का मतलब क्या है? mg का मतलब है कि ये हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स दे रहा है। तो यही चीज हमें यूज करनी है। यार क्या मैं कह सकता हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू डी यू बाय डी एक्स। डी यू बाय डी एक्स का मतलब क्या है? यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं किससे? मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं हाइट से या डिस्टेंस से। तो जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी को हाइट या डिस्टेंस से डिवाइड करूंगा तो मेरे को अपने आप क्या मिल जाएगा? मेरे को कंजर्वेटिव फोर्स मिल जाएगा। सब लोग चेक करके बताओ, किसी को ये बात में दिक्कत है? नो सर, सर यस आपका सर। गला खराब है। हाँ बहुत ज्यादा खराब है। चलो तो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ भाई, ध्यान से मेरे को बता देना कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा फोर्स मिल जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन वो चीज मैंने यहाँ पे कैलकुलस के वे में लिखी है, डिफरेंशिएशन के वे में लिखी है कि जब भी हम डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो हमें हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स मिल जाएगा। अब जरा इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस को समझो। यार अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस, ये दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही है और ये दोनों क्वांटिटीज अगर ग्राफ में गिवन है तो इसका मतलब है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा स्लोप। और स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्लोप एक टेंजेंट को ड्रॉ करके किया जाता है कैलकुलेट। रिपीट, मैंने कहा जब भी हमारे पास दो क्वांटिटीज होंगी उन दोनों को डिवाइड करना है और वो ग्राफ में गिवन है, तो मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्लोप। और स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाय टेंजेंट ड्रॉ बाय करके। टेंजेंट। तो यही हमारा अब टॉपिक चल रहा है। क्या टॉपिक है? हेडिंग लिखो, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। और चेक करो कि आपको जो मैं बात बोल रहा हूं वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व। कि यार मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, किसके बीच में? डिस्टेंस के बीच में और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। और मैंने कहा कि सपोज ग्राफ कुछ इस टाइप का है। ये ऐसी मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं? मैं ऐसे पॉइंट्स फाइंड करना चाहता हूं जहां पे फोर्स की वैल्यू जीरो हो। तो मेरे को बताओ, मैंने आपको ये बता रखा है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? एफ नेट जीरो। वेरी गुड, जहां पे एफ नेट जीरो हो। अब भैया हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा? फोर्स तो डी यू बाई डी एक्स करके कैलकुलेट होगा। और डी यू बाई डी एक्स का मतलब है टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि जहां पे मेरे टेंजेंट की वैल्यू जीरो आ रही है वहां पे मेरे फोर्स की वैल्यू भी जीरो आएगी? और जहां पे यस मेरे सर। फोर्स की यस वैल्यू सर। जीरो आ रही है उस पॉइंट को मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्विलिब्रियम। कह दूंगा। यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। सपोज ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, सिमिलरली ये पॉइंट हो गया सी, ये डी, ऐसे ये पॉइंट ई, और ये पॉइंट एफ। तो हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो मैंने पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया। मेरे को बताओ क्या पॉइंट ए पे टेंजेंट जीरो आ रहा है क्या?
नो सर। अब इस पे काफी लोगों की चुप्पी आई, मतलब लोगों को ये नहीं पता कि टेंजेंट कैसे करना है। चलो भाई, अगर मेरा टेंजेंट ऐसा कुछ आ रहा है, टेंजेंट का मतलब है कि हमें एंगल देखना है, तो क्या ये लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है या ये किसी एंगल पे आ रही है? सर एंगल एंगल। एंगल पे आ रही है, और ये लाइन ऊपर की तरफ है, तो मैं कहूंगा कि भैया इसके स्लोप की वैल्यू जीरो नहीं है, इसके स्लोप की वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ एंगल करके बैठा हुआ है। सिमिलरली अगर कोई चीज ऐसे नीचे की तरफ एंगल करके बैठी होगी, तो हम क्या कहेंगे कि भैया इधर स्लोप जीरो नहीं है, इधर स्लोप की कोई ना कोई वैल्यू है, और इधर स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव नेगेटिव। आएगा। नेगेटिव। अगर कोई लाइन बिल्कुल फ्लैट आ रही है, हॉरिजॉन्टल, तो भैया ये तो कुछ एंगल बना ही नहीं रही, तो इस केस में स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। जीरो। तो मैं आपसे अब यही पूछ रहा हूँ कि मैंने पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो क्या पॉइंट ए पे मेरा स्लोप जीरो आ रहा है? नो सर। हाँ सर। बढ़िया। मैंने पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या मेरा पॉइंट बी पे स्लोप जीरो आ रहा है? यस। यस, पॉइंट बी पे स्लोप जीरो आ रहा है, तो पॉइंट बी को रखो होल्ड पे कि हाँ भैया पॉइंट बी पे तो आ ही रहा है टेंजेंट जीरो। उसके बाद ड्रॉ करो पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे, ई पे और एफ पे। तो आप मेरे को बताओ किस किस पॉइंट पे आपको स्लोप जीरो मिल रहा है? डी ई एफ। डी एफ। वेरी गुड। तो अगर मैं देखूं मेरा पॉइंट डी पे लाइन फ्लैट जाएगी, मतलब इस पे स्लोप जीरो है, और ई और एफ तो पहले से एक फ्लैट लाइन है, तो इस पे भी स्लोप जीरो जाएगा। तो क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड में ऐसा कह सकता हूं कि भैया मेरे को सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिल गए, और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं? वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, और क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। बस पहले आप इतनी बात अच्छे से चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। डन, तो इतना नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन सर। क्या बात है। चलो तो आगे नो बढ़ते हैं। सर। अच्छा करना है, कर लो कर लो। यार वैसे क्या बात है, मेरे को हर क्लास में कोई ना कोई एक नया नाम तो दिख ही जाता है। ये क्या नाम है? विश्व भारती, विश्व भारती, फर्स्ट क्लास। यस सर। ओके। फर्स्ट क्लास। लेकिन मैं तो पहली बार ही नाम देख रहा हूँ। सर 1 वीक मेरे कैंप लगे थे एक्चुअली, उससे पहले मैंने रेगुलर क्लासेस लगाई हैं। ओके, ये भी ठीक है। डन सर। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यार हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिल गए, मतलब ऐसे पॉइंट मिल गए जहां पे हमारे पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो आ रही है। लेकिन अब होता क्या है, हमारे पास है ना, इक्विलिब्रियम भी तीन टाइप के होते हैं। कौन से तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं? एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है न्यूट्रल। यस। अब ये पता कैसे करेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है कि क्या है? तो उसको चीज चेक करो। भाई सपोज मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या किया, पॉइंट बी पे एक बॉल रख दी है, पॉइंट बी पे एक बॉल रख दी, और इस बॉल को हल्का सा धक्का दे दिया। तो मेरे को बताओ, अगर मैं पॉइंट बी से इस बॉल को धक्का दे दूं, तो क्या ये बॉल मेरी आगे नीचे चली जाएगी, या ये वापस घूम फिर के बॉल पॉइंट बी पे ही आ जाएगी? नीचे से। तो हमें साफ पता है ना, अगर मैं इसको धक्का दूंगा तो ये नीचे चली जाएगी, और एक बार ये नीचे चली गई तो क्या ये अपने आप ऊपर आएगी? नो सर। तो जब हमारी ऑब्जेक्ट वापस अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना आए, तो उस चीज को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कौन सा पॉइंट मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है? बी। पॉइंट बी। सिमिलरली वापस आओ डायग्राम पे, अब बॉल को रखो पॉइंट डी पे। अब पॉइंट डी से मैंने बॉल को हल्का सा धक्का दे दिया, बॉल गई थोड़ा सा ऊपर। जब बॉल थोड़ा सा ऊपर गई, तो क्या ये बॉल वापस डी पे आएगी या नहीं? यस सर। आएगी। तो अगर कोई बॉल वापस अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रही है, तो मतलब वो हमारे पास कैसा पॉइंट होगा? वो पॉइंट हमारे पास स्टेबल होगा। चेक कर लो, स्टेबल और अनस्टेबल में क्लियर है? यस सर। डन। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रल की। मैंने क्या किया, पॉइंट ई से बॉल को हल्का सा धक्का दे दिया, और वो कहीं ना कहीं यहां पहुंच गई। तो क्या ये आगे बढ़ती रहेगी या थोड़ी देर में रुक जाएगी? थोड़ी देर में रुक जाएगी। मतलब हो क्या रहा है, जैसे ये मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट है,
तो ये मेरा हाथ पॉइंट ई मान लो, और इसके ऊपर ये जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है इसको बॉल मान लो। मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो क्या ये वापस पीछे आ रहा है या ये आगे जा रहा है, या जहां पे था वहीं का वहीं रुक गया, ये वहीं रुक गया। वहीं रुक गया। तो जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव कराऊं और वो मूव करने के बाद रुक जाए, वो ना तो वापस जाए ना तो आगे जाए, तो उस वाले पॉइंट को हम कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल। तो ये तीनों चीजें क्लियर हैं, तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। डन। अब याद रखो, ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बात बता दी, ये तो सिर्फ ऐसे समझाने के लिए बता दिया, लेकिन ऐसे थोड़ी चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट को रखा, धक्का दिया और फिर चेक करेंगे। तुम तो वो वाली बात कर रहे हो कि खाई के कोने पे एक बंदे को खड़ा कर दिया, धक्का दे दोगे और फिर चेक करोगे और भैया तू वापस आ रहा है नहीं आ रहा, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, कुछ मैथमेटिक्स के यूज करेंगे। तो मैथमेटिक्स का यूज कहता है कि अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करूं, अब ये घबराना मत, डबल डिफरेंशिएट क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं डबल डिफरेंशिएट करूं और मेरे को चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, तो अगर मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब 0 से बड़ी आ रही है, तो आप कहोगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करूं और मेरी वैल्यू 0 से कम आए, मतलब नेगेटिव आए, तो मतलब वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। और अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर लेके आऊं, तो मेरे को पता चल जाएगा कि वो कैसा है, वो न्यूट्रल। अब इतना लिख लो, एक एग्जांपल कराता हूं, तभी आपको चीजें समझ में आएगी कि इसको कैसे यूज करना है। डन सर। Done? चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा इस पे, अगर आपके पास क्वेश्चन आया तो बहुत सिंपल ही आएगा। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितना सिंपल है। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसका फॉर्मूला मेरे को दे रखा है ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स, जहां पे उसने बोला है कि ए और बी मेरे कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आपको साफ दिख रहा है कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन ने सबसे पहला पॉइंट तो ये बोला है कि भैया मेरे को इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करके दो, कि इक्विलिब्रियम आ कहाँ रहा है। और दूसरा फिर उसने बोला कि ये फाइंड करके बताओ कि ये इक्विलिब्रियम है कैसा, स्टेबल है, अनस्टेबल है, या फिर ये न्यूट्रल है। क्वेश्चन ने ये फाइंड करने को बोला है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ताकि मेरे को ये पता चल जाए कि भैया फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन के रूल बता दिए थे, तो मेरे को बताओ इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा। अब रूल आप सब भूल गए होगे। मैंने डिफरेंशिएशन का रूल बताया था कि पावर को बनाओ कोफिशिएंट और फिर पावर में क्या कर दो, -1 कर दो। तो अपना काम शुरू करो। तो सबसे पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, कोफिशिएंट बनाऊंगा, ए एक्स, फिर पावर में -1 कर दो। माइनस, यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करूंगा, बी, फिर एक्स में क्या कर देना है मेरे को, 1 माइनस कर देना है। भाई आई होप सबको ये रूल याद होगा ना। यस सर। बढ़िया। तो भाई हमारे पास आ जाएगा 2ax माइनस बी एक्स टू द पावर 0। किसी के ऊपर भी पावर 0 होती है तो वो क्या बन जाता है, 1। तो यहाँ तक हमारे पास आंसर आ गया। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना था, तो इक्विलिब्रियम पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो इसको 0 से इक्वेट कर दो। 0 से इक्वेट करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, b/2a आ रही है। तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। चेक करो सबको फर्स्ट पार्ट समझ में आया या नहीं आया। यस सर। चलो यहाँ तक कंप्लीट कर लो, उसके बाद देखते हैं कि ये स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। डन सर। डन। चलो बहुत बढ़िया। यस सर। अब मैंने अभी आपको बताया कि स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल वगैरह चेक करने के लिए मेरे को डबल डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डबल डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि उसी इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। तो आपने एक बार तो डिफरेंशिएट कर दी, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो देखो क्या मिलेगा हमें। भैया मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया था तो मेरे पास 2ax माइनस बी आया था। अब जरा इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो मेरे को बताओ फिर से अब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को। तो भैया 2 × 1
ए एक्स टू द पावर 1 - 1 और बी तो मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0. 0। तो हमारे पास आएगा 2a एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 मतलब ये कितना हो जाएगा? 1। 1 तो मेरे One. पास आया आ जाएगा। 2a। 2a. अब मेरे को बताओ ये 2a पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया या 0 आया? ये तो पॉजिटिव है ना? तो अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब ये कैसा पॉइंट है जो हमने फाइंड किया है? Stable equilibrium. इक्विलिब्रियम है। तो चेक कर लो भैया, हमारी सारी कहानी, क्वेश्चन खत्म। तो नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। डन सर। वेरी गुड। डन सर। तो अगर मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन दे दूं तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? Yes, sir. चलो डन। क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी गिवन है a बाय एक्स टू द पावर 12 माइनस b बाय एक्स टू द पावर 6। बस ये इक्वेशन दे रखी है और फिर से यही बोल रखा है कि a और b मेरे कैसे हैं? कांस्टेंट है। क्वेश्चन ने ज्यादा कुछ नहीं बोला आपको फाइंड करने के लिए, बस क्वेश्चन ने इतना बोला है फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। बस इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करके दे दो, ये मत बताओ कि स्टेबल है अनस्टेबल है क्या है, बस इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करके दे दो। कर दोगे इतना? आपकी Yes. मदद कर देता हूं। इस इक्वेशन को बस आप न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दो, a एक्स टू द पावर -12 माइनस बी एक्स टू द पावर -6। डिफरेंशिएट करो, 0 से इक्वेट करो और मेरे को बताओ आंसर कितना आ रहा है। तो मैं इसी बात पे आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, आप सब क्या करोगे? पोल में आंसर बताओगे कि क्या 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 आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए वो कह रहा है भैया एक्स की वैल्यू 0 आएगी। ऑप्शन बी वो कह रहा है भैया एक्स की वैल्यू आ रही है a/2b। ऑप्शन सी कि भैया एक्स की वैल्यू आ रही है 2a/b टू द पावर 1/6। और ऑप्शन डी वो कह रहा है भैया एक्स की वैल्यू आएगी 11a/5b। चलो आराम से कैलकुलेट करो, उसके बाद 2 मिनट बाद पोल कंडक्ट करूंगा। प्रशांत हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? हेमराज? यस सर। ठीक है। डन सर। डन। चलो तो पर पोल कंडक्ट कर रहा हूं। तो ये लो भैया पोल। और देखो मैंने आपको बोल ही रखा है 1 मिनट में आंसर दे देना, पोल 1 मिनट से ज्यादा का कंडक्ट नहीं किया जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। भाई बिल्कुल सही जा रहे हैं, मेजोरिटी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। गुड। भाई 20 सेकंड रह गए हैं, फटाफट सब करो। अभी तो 50% लोगों ने भी नहीं आंसर दिया।
चलो दैट्स इट। तो भाई मेजोरिटी लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी ही हमारा सही है। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट और फिर आगे बढ़ेंगे। यार सबसे पहले मेरे को क्या करना था, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना था। तो जब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा -12 a x⁻13 प्लस b सॉरी प्लस 6b x⁻−7। अब इसको मेरे को जीरो से इक्वेट करना है। तो जब मैं जीरो से इक्वेट करूंगा तो इस वाले टर्म को उस साइड ले जाओ, तो हमारे पास आ जाएगा 6b x⁻−7 इज इक्वल्स टू 12a x⁻−13। तो अगर आप चेक करो अब क्या क्या कट रहा है, 6 और 12 कट गया 2, मतलब हमारे पास डेफिनेटली 2a और b तो आ ही रहा है। तो मतलब a तो ये गलत है, ऊपर से क्या 11/5 भी आ रहा है, नहीं ये भी गलत है। तो मतलब चांसेस या तो बी के हैं या तो सी के हैं। और मुझे साफ दिख रहा है कि जब मैं इधर पावर को कैंसिल करूंगा तो इधर मेरे पास बचेगा 6। तो मेरे पास आंसर 6 के पावर के टर्म्स में आना चाहिए, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। करेक्ट आंसर इज आंसर सी। सी। Yes, sir. डन। तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपका यहीं पे आंसर आ जाएगा। सब लोग चेक कर लो, ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. चलो यस सर। बढ़िया। अब कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, फिर से थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं हम। यार अगर आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, और यहाँ पे मैंने कोई मास को रखा हुआ है, कितनी हाइट पे रखा हुआ है, h हाइट पे रखा हुआ है, तो मेरे को बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। mgh। वेरी गुड ध्रुव, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। तो mgh, फॉर्मूले को समझो, mgh का मतलब क्या है। इधर mgh का मतलब है कि हमारे हाइट h पे एक मास पार्टिकल रखा है, मतलब मास एक ही पार्टिकल है जो हाइट h पे रखा हुआ है। तो सपोज मैं कह रहा हूं कि ये मैंने एक रॉड ली है और इस रॉड का मास है m, इस रॉड का मास है m, और इसकी जो हाइट है वो हाइट है h। तो मेरे को बताओ क्या अब मैं पोटेंशियल एनर्जी mgh लिख सकता हूं या नहीं। अबे No, तेरी मम्मी बोले थी पप्पे सद रहा तू पे काम कर ला है शगुन माइक म्यूट करके बोल लेती है तेरे बात। भाई लो तेरे पप्पे की लाया हाँ हाँ, पहले पहले चलो भाई बताओ, इतना तो बता दो कि क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी अब mgh लिख सकता हूँ। no sir। तो अब हम पोटेंशियल No, एनर्जी sir. mgh नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इधर तो एक ही मास पार्टिकल है जो हाइट h पे है, लेकिन अगर मैं पूरी रॉड की बात कर रहा हूं तो क्या मेरा मास पार्टिकल सिर्फ इस हाइट पे है या पूरे हर जगह हाइट पे है। सर हर जगह हाइट पे है। हर जगह है, यहाँ पे हर, मतलब हर अलग अलग हाइट पे इधर मेरे पास मास है। तो अब मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh यूज नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम क्या करेंगे, एक अपना नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, और वो नया कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का। थोड़ा बहुत शायद से आपको याद हो, सेंटर ऑफ मास। Yes, sir. अगर हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म रेगुलर बॉडी है, यूनिफॉर्म रेगुलर ऑब्जेक्ट है, तो याद रखो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली उसके सेंटर पे आएगा। सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहाँ आएगा, उसके सेंटर पे। जैसे अब मैं समझो इस क्वेश्चन को मैं पूरी डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ। भैया मैंने ये एक रॉड ली और ये रॉड का मास है m और इसकी लेंथ है l। तो मेरे को बताओ ये रॉड कैसी है। तो हम चेक करेंगे, ये रॉड एक तो रेगुलर है, प्रॉपर शेप है, दूसरा ये रॉड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम मास है। तो इसका हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा मेरे को, बिल्कुल सेंटर पे। सेंटर में तो अगर इसकी टोटल लेंथ, इसकी टोटल लंबाई अगर l है, तो सेंटर पॉइंट की लंबाई जमीन से कितनी होगी, एल डैश। l/2 होगी। चेक करो क्या सबको ये चीज समझ में आई। यस भाई मेरे को ऐसा लगा सबको समझ में नहीं आया, रिपीट करना है क्या। सर समझ आ गया। आ गया, गुड।
तो अब हमने क्या कर दिया, हमने पूरी रॉड को एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब मैंने इस पूरी सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि आपने पूरी की पूरी रॉड को एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, और इस पॉइंट का मास होगा m, और ये होगी कितनी लेंथ पे, L/2 लेंथ पे। तो अगर अब मेरे को एक सिंगल पार्टिकल मिल गया है, हाइट मिल गई है, तो क्या मैं डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? तो मेरे को सर, बताओ लिख सकते पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, सर mgh। MGH. mgL/2। यस सर। Yes, sir. तो Right. मैं पूरी रॉड की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ, पूरी रॉड की पोटेंशियल होगी एनर्जी mgL/2। यहां तक चेक करो पूरा समझ में आया या नहीं। Yes, Yes, sir. sir. डन। अब सिमिलरली नेक्स्ट चीज को समझो। भाई मैं कह रहा हूं ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के ऊपर मैंने कोई रॉड ऐसे रख दी है, हॉरिजॉन्टल लिटा के रख दी है, जैसे मेरे हाथ में ये मैंने पेन ऐसे लिटा के रख दिया है। मैं कह रहा हूं भैया इस पेन की कोई थिकनेस नहीं है, इस पेन की कोई थिकनेस नहीं है, ये कोई थिकनेस नहीं है। तो मेरे को बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो क्या इसकी कोई हाइट है? No, sir. इसकी कोई No, हाइट sir. नहीं है। तो अगर कोई हाइट नहीं है तो क्या इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? No, sir. No, कोई sir. पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी सर, कितनी हो जाएगी? Zero. जीरो हो जाएगी। अब बस इतना चेक कर लो, जो मैंने पीछे बताया ये वाला पॉइंट और जो ये वाला बता रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट समझ में आए हैं या नहीं? इन दोनों पॉइंट को एक साथ मिलाकर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। Yes, sir. ये समझ। डन है? चलो तो दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, चेक करना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है तो इसकी कोई ना कोई लेंथ भी होगी। अब थिकनेस है इसके पास, अब कितनी थिकनेस है a, और इसकी ये जो लेंथ है ये कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है b। तो सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूं, और इसका मास मेरे को बोल रखा है m, तो मेरे को बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूं मैं? MAB. सर mg mg। अगर आप a कह रहे हो, मतलब ये एग्जांपल बिल्कुल फिट जा रहा है जो मेरे हाथ में है, कि भैया मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई ना कोई लंबाई भी है a, और ये कोई ना कोई ये भी गिवन है b। तो अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा। तो भैया ये कितनी हाइट पे आएगा इसका सेंटर ऑफ मास? A/2 A/2. वेरी गुड। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख दूं अब? mg/2 A/2. क्या सबको समझ में आ गया? Yes. बढ़िया। तो याद रखो ये है मेरे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने आपको पहले ही कैलकुलेट करके दे दी। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या था एग्जाम में। भैया क्वेश्चन है कि इस डब्बे को उठाकर मैंने ऐसा लंबा खड़ा कर दिया, मतलब अब ये वाली लेंथ हो गई b और वो वाली साइड हो गई a, अब उल्टा हो गया। तो मेरे को क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द वर्क डन, यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन टू इरेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, कि इस ऑब्जेक्ट को खड़ा करने में मेरे को कितना वर्क लगा, टू इरेक्ट दी ऑब्जेक्ट। भाई जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो उसको क्वेश्चन की भावनाएं समझा देता हूं, चेक करें। भैया ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है जो मैंने अपने हाथ में ऐसे रखा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgA/2। मैं इसको खड़ा कर रहा हूं ऐसे, तो मतलब मैंने कुछ ना कुछ काम किया। तो मेरे को फाइंड करना है कि मैंने कितना काम किया होगा इस ऑब्जेक्ट को खड़ा करने में। मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, कैलकुलेट आप अपने आप करोगे। भैया वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दी, बस आपका काम क्या रह गया कैलकुलेट करने का? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आपके पास एक बार फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलो लग जाओ काम पर। mg/2 और ब्रैकेट में a-b. बस मन्नत कर दिया आपने क्वेश्चन सॉल्व। तो भैया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो लिखूंगा mg, लेकिन अब मेरे को देखना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। भैया बिल्कुल सेंटर पे होगा, तो वो कितनी हाइट पे होगा? B/2. b/2। तो यहाँ पे लिख दूंगा mg b/2।
अब भैया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, बस हमारे पास क्वेश्चन खत्म। तो mg/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो बस मेरे पास रह गया mg/2 A a minus minus B. b। क्या ये क्वेश्चन किसी को डिफिकल्ट लगा? नो No, sir. लेकिन अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं, और वो आपके नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रेणुका मैडम आगे बढ़ चलें। रेणुका ने कुछ बोला ही नहीं। शगुन, शगुन भी चुप है। अरे भाई बहुत बढ़िया। नमिता, Yes, sir. चलो ठीक है, किसी ने तो बोल दिया। चलो तो भैया अब ऐसा करो, क्वेश्चन से पहले मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ जो आपको आती है या नहीं आती। भैया छोटी सी चीज क्या है? सपोज मैं कह रहा हूं कि ये कोई एक रॉड है, और मैंने कह दिया भैया इस रॉड की जो लेंथ है ना, वो सपोज है, कितनी ले लें, 4 मीटर लेंथ है इसकी। सपोज भैया मैंने कहा ये रॉड है 4 मीटर की, और इसका मास कितना है? इसका मास है सपोज 8 किलो। इस रॉड का मास है 8 किलो। तो आप मेरे को बता सकते हो कि 1 मीटर की रॉड, अगर मैं रॉड को तोड़कर 1 मीटर की रॉड लूं, तो उसका वेट मतलब उसका मास कितना होगा? 2 kg. 2 kg। कैसे कैलकुलेट किया आप लोगों ने? 8 को 4 से डिवाइड किया। बहुत बढ़िया। तो जब आपने 4 मीटर की जगह 1 मीटर निकालना होगा, तो आप 4 को यहां से डिवाइड कर दोगे, तो मैं आपके पास आ जाएगा 1 = 8/4, तो ये आ जाएगा 2 kg। सपोज अब मेरे को फाइंड करना है भाई 3 मीटर की रॉड है, तो 3 मीटर की रॉड का मास बताओ, वो उसका मास कितना होगा? 8/4 into 3. वेरी गुड। 8/4 मतलब 1 मीटर के लिए इंटू 3, तो ये मेरे पास आ गया था 2 इंटू 3, मेरे पास कितना आ जाएगा मास? 6 6 kilogram. किलोग्राम। चेक करके बताओ सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आती है? बात ये पता था हो जाएगा ये वाला? यस Yes. सर। तो यार याद रखो इस मेथड को क्या कहते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला मेथड। इस मेथड को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है कि सबसे पहले मैं 1 मीटर के लिए या 1 किलोग्राम के लिए फाइंड करूंगा। तो 1 मीटर के लिए मैंने कैसे फाइंड किया? 8/4 करके। 8/4 का मतलब टोटल मास, टोटल लेंथ। फिर मेरे को जितनी लेंथ के लिए फाइंड करना है, मैं दोनों साइड उतनी लेंथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे को 3 मीटर के लिए फाइंड करना है, तो मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर 6 किलोग्राम आ जाएगा। क्या यूनिटरी मेथड समझ में आ गया? यस सर। Done। Yes, तो sir. जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें आपको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, इसलिए ये चीज मैंने समझाई थी। तो आप लोग अब चेक करना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। भैया ये हमारे पास एक टेबल है, और इस टेबल से हमने एक चेन को रखा हुआ है टेबल के ऊपर। तो चेन कुछ इस टाइप से है, कुछ पार्ट चेन का टेबल पे है, कुछ पार्ट चेन का लटक रहा है। क्वेश्चन ने बोला कि टोटल मास चेन का, इस पूरी चेन का टोटल मास m है, इस चेन का टोटल लेंथ l है। टोटल लेंथ पूरी की पूरी लेंथ l है, लेकिन कितना पार्ट हमारा लटक रहा है? क्वेश्चन ने कहा भैया l/n पार्ट, l/nth पार्ट हमारा हैंग कर रहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वर्क डन टू पुल द चेन completely on the table, to pull the chain completely on the table। तो भाई सबसे पहले तो ये बात बताओ, अगर मैं चेन को ऊपर खींच रहा हूं तो मैं कौन से फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं? अगर मैं किसी भी चीज को ऊपर खींच रहा हूं तो? सर ग्रेविटी के अगेंस्ट। और ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव की वजह से वर्क करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं यही लिख दूं सीधे सीधे बात कि वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यस यस सर। भाई अगर किसी को ना समझ में आए तो बोल देना, आ रहा है ना समझ में? यस सर। डन। तो अगर समझ में आ गया तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना। तो मेरे को बताओ, जो चेन ऊपर लटक रही है, ये जो चेन ऊपर है, क्या इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? No, sir. इसकी कोई No, sir. पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई चीज ऐसे लेटी हुई है
और उसकी कोई थिकनेस नहीं है तो उसकी कोई हाइट नहीं होगी, कोई हाइट नहीं है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो इस वाले पार्ट की तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन जो पार्ट लटक रहा है उसके पास तो कुछ ना कुछ हाइट है, तो इसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूं मेरे को ये बताओ पहले तो आप। mgl/n। तो अगर आप लिख रहे हो m, तो आप कह रहे हो कि भैया इसका मास m होगा, लेकिन क्वेश्चन ने तो बोला है पूरी चेन का मास m है, तो अगर पूरे पेन का मास m है और मैं हाँ, हल्का सा छोटा सा हिस्सा ले रहा हूँ, क्या इसका मास भी m होगा? नो सर। तो सबसे पहला काम आपको समझ में आ गया चाहिए कि सबसे पहला काम तो हमें इसका मास फाइंड करना पड़ेगा। तो भैया कैसे फाइंड करेंगे इसका मास? इसका मास फाइंड करने के लिए ही मैंने पूरी अभी राम कथा सुनाई थी, मतलब मैंने पूरा वो यूनिटरी मेथड बताया था। तो देखो चेक करना, मैं लिख रहा हूं, आप चेक करते जाना और मेरे को बताना कि डाउट है या नहीं। भैया मैं यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करूंगा ये मास। यूनिटरी मेथड में हमने देख लिया हमें क्या करना होता है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो टोटल मास मेरे को गिवन था m, टोटल लेंथ मेरे को गिवन है l, और मेरे को कितनी लेंथ का फाइंड करना है उतना मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितनी लेंथ का फाइंड करना है मेरे को? L/n। तो यहाँ पे l/n मल्टीप्लाई कर दो जितने का फाइंड करना है। तो l l कटा, तो हमारे पास m डैश की वैल्यू आ गई m/n, मतलब जो पार्ट लटक रहा है चेन का मेरे को उसका मास पता चल गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? रिपीट कर दो। बिल्कुल रिपीट करना है। देखो मैंने क्या कहा, जो चेन टेबल के ऊपर है उसकी तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि इसकी कोई थिकनेस कोई हाइट नहीं है। जैसे अगर मैं हाथ में पेन को रखूं और एक बार बॉक्स को रखूं, तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, बॉक्स की या पेन की? बॉक्स की आएगी, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ हाइट है। लेकिन Yes. पेन की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी क्योंकि इसकी कोई हाइट नहीं है। तो जो पार्ट टेबल के ऊपर है उस पार्ट की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो सिर्फ कितने पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगी? जो पार्ट हमारा नीचे लटक रहा है। पहले इतना चेक करके बताओ, यहां तक समझ में आया? यस सर। डन। पलक, पलक अब एक बार बताओ, पूरी चेन का मास मतलब पूरे पेन का मास m है, लेकिन मेरा तो सिर्फ इतना पार्ट लटक रहा है, तो क्या इसका मास भी m होगा? नो सर। इसका मास कुछ ना कुछ कम होगा। तो मेरे को इतने पार्ट का मास फाइंड करना है, तो हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में मैंने क्या बताया क्या करना होता है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ करेंगे पहले तो टोटल मास m है, टोटल लेंथ कितनी है? एल। L। तो मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे वो वाली लेंथ लिख दो जितनी लेंथ के लिए आपको फाइंड करना है। तो मेरे को कितनी लेंथ के लिए फाइंड करना था? एल L/n। तो पलक मैंने यहाँ पे वही L/n मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे को किसका मास मिल गया? मेरे को हैंगिंग पोर्शन का, मतलब जो चीज जितनी चीज लटक रही है उतनी चीज का मास मिल गया। बताओ कोई डाउट इसमें? नो सर। डन। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखूंगा m-gh। तो m डैश की जगह तो हो गया m/n, ग्रेविटी की जगह एज इट इज। अब मेरे को बताओ इसके लिए हाइट कितनी लूं? L/n। एल। सोचो सोचो जल्दी बताओ। L/n ही होगी क्योंकि वो हैंगिंग पार्ट की दी है। अच्छा, तो मेरे को बताओ जब ये रॉड, ये जो बक्सा मैंने खड़ा कर दिया था, तो क्या मैंने इसकी हाइट टोटल b ली थी क्या? नो सर, सेंटर ऑफ मास निकाल के ली थी। सेंटर ऑफ मास निकाल के मैंने हाइट का मिड पॉइंट फाइंड किया था। तो ये कितना लिख दिया था मैंने यहाँ पे? L/2n हो जाएगा। तो यार यहाँ पे क्या आप वो चीज नहीं करोगे, यहाँ पे भी वही चीज करोगे। आप इसका ये सेंटर ऑफ मास फाइंड करोगे। तो सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट नीचे होगा? ये मेरा L/n का हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? L/2n। क्या सबको समझ में आ रहा है ये वाली बात कहानी? यस सर। तो बस यार क्वेश्चन खत्म तो हो गया। मेरे पास आ जाएगा L/2n, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा mgL/2n²। अब देखो क्वेश्चन मेरा हलवा बन गया, अब कुछ नहीं करना। फाइनल रिपीट करूं प्रियांशी, कौन सा पार्ट रिपीट करूं, L/2n वाला? यस सर। ठीक है प्रियांशी, देखो हो क्या रहा है, ये अज्यूम कर लो कि ये जो मेरी चेन को रॉड अज्यूम कर लो। चलो आप ऐसा करो कि ये मेरी रॉड है और ये मैंने कितनी हाइट दे रखी है इस रॉड की? क्वेश्चन ने बोला इस रॉड की हाइट है L/n।
तो आप अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए बोलता तो आप पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखते हैं इसकी? इसका मास भी मेरे को पता है m/n। बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं? सर mg/n। तो मैं लिखता m/n इसका मास इनटू ग्रेविटी, और हाइट l/n नहीं लिखता, मैं इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करता। तो सेंटर ऑफ मास मेरा मिड पॉइंट पे आता। तो मिड पॉइंट कितनी हाइट पे है? मिड पॉइंट मेरा हाफ हाइट पे होगा। तो अगर ये l/n है तो मैं इसका हाफ करूंगा, l/2n लिखूंगा। प्रियांशी चेक करके बताओ क्या ये बात समझ में आई है, या कुछ और रिपीट करूं इसमें? यस सर। क्लियर है? नहीं? प्रियांशी कुछ तो बोल दो, रिपीट करना है यस या नो? क्लियर। क्लियर है, ठीक है। अब भैया लास्ट चीज बताओ। क्वेश्चन कह रहा है ये चेन को खींच के मैं पूरी की पूरी टेबल पे ले आया। तो अगर मैं चेन पूरी की पूरी टेबल पे ले आया हूं तो अब इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सर 0। 0। भाई बहुत बढ़िया। इनिशियल दे दिया, फाइनल दे दिया, क्या वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा? यस सर। सर हो जाएगा। तो बस कर दो। इनिशियली तो आएगी वो भी। अरे बिल्कुल क्या सही, mgl/2n²। 2n²। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके नीट एग्जाम में, चेक कर लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना ही है, मतलब आपने कहा था कि जो हैंगिंग पार्ट है उसकी हाइट हमें l/n ही देनी चाहिए। हाँ, तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा। मतलब हम डायरेक्टली नहीं कर सकते बिकॉज उसी पार्ट की है वो। नहीं नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई भी, क्योंकि देखो समीक्षा इस चीज को समझो कि अगर ये मेरी चेन लटक रही है तो क्या मेरा मास एक ही पॉइंट पे रखा हुआ है या हर जगह इस पूरी हाइट पे है? पूरी हाइट पे। ओके पूरी सर। हाइट। तो फिर मेरे को सेंटर ऑफ मास तो फाइंड करना पड़ जाएगा ना। ठीक है, ओके। डन सर। Done? चलो तो भैया, हाँ यहाँ तक हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूरा खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं अपना जो आज का टॉपिक पढ़ना था, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब पूरा इसके ऊपर चलते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम पे आई होप जल्दी कंप्लीट हो जाए ताकि हम सारी चीजें डिस्कस कर सकें। तो यार वर्क एनर्जी थ्योरम में अब ये चीज समझो, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये ऑब्जेक्ट है और मैं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से या एक्सेलरेटेड मोशन से? ये कौन डिसाइड करके बताएगा? सर रिपीट करना। रिपीट। मैंने कहा ये एक ऑब्जेक्ट है और ये चल रहा है, बस इतना पता है मेरे को, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या एक्सेलरेटेड मोशन से चलेगा? ये कौन डिसाइड करके बताएगा? वो डिसाइड करके बताएगा इसके ऊपर लगा हुआ नेट फोर्स। फोर्स। यस सर। अगर नेट फोर्स 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और अगर नेट फोर्स 0 नहीं आया तो फिर एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब भैया ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नेट फोर्स पे डिपेंड करता है। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? यस तो बस इसी चीज को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में यूज कर लेना। भैया कॉन्सेप्ट सीधा सीधा इतना है कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और मैं कह रहा हूं कि ये किसी एक इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था। इनिशियल वेलोसिटी u से चला, थोड़ी देर चला और यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी हो गई है v। कितना डिस्टेंस चला? ये चला भैया s डिस्टेंस। तो मेरे को बताओ इधर वेलोसिटी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? चेंज हो रही है, u से लेके v हो गई। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा या एक्सेलरेटेड मोशन का केस होगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर सीधा सीधा ये लिखूंगा, कैलकुलेट करूंगा वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को मैं लिखूंगा नेट फोर्स, क्योंकि इधर मेरे को नेट फोर्स चाहिए। क्योंकि अगर मैं वेलोसिटी के बारे में कुछ कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे को नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो आप अपने ऊपर वाली इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक कर लो, इस ऊपर वाली इक्वेशन को लिख दो नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो मुझे बताओ अगर इधर मैं नेट फोर्स लिख रहा हूं तो जो मेरे पास वर्क आएगा वो भी कैसा आएगा, टोटल नेट वर्क डन आएगा, है ना। यस सर। अच्छा इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस, एस से एस कट गया तो मेरे पास आ गया m v स्क्वायर बाय 2 m v स्क्वायर बाय 2 माइनस m u स्क्वायर बाय 2। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर और वगैरह वगैरह। काइनेटिक एनर्जी। तो भाई मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि नेट वर्क डन आ रहा है मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यस यस सर। सर मतलब मैं कह सकता हूँ नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। चेक करो पहले तो कोई दिक्कत है या नहीं। नो सर। ठीक है, तो बात ऐसी है, अब आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था। क्या पूछना चाहिए था आपको क्वेश्चन, कि सर आप है ना अब हमें बना रहे हो बिल्कुल बढ़िया वाला। क्या बना रहे हो कि सर कभी आप कहते हो वर्क डन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कभी आप कहते हो वर्क डन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है भैया, समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ। यस सर भाई मैं ये पूछ रहा हूँ सीधी सीधी बात कि आपको ये बोलना चाहिए कि सर आप सब मिलके हमें बना रहे हो बिल्कुल बढ़िया वाला। क्या बना रहे हो सर, कभी आप कह रहे हो वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कभी आप कह रहे हो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम तो एग्जाम में पागल हो जाएंगे कि हम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रखें या काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखें। तो मेरे को आप बताओ दोनों में से कौन सा सही है, और अगर दोनों सही है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। सर पोटेंशियल हाइट के लिए हो काइनेटिक मोशन के लिए हो। तो बिल्कुल सही तो नहीं बताया लेकिन रिलेट करके आपने बता दिया। तो इस फॉर्मूले में अब बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझो, जब भी मैं सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करूंगा, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटी, स्प्रिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब भी मैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करूंगा तभी आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट करोगे। लेकिन जब मैं सारे फोर्सेस के बारे में बात करूं, सारे जितने भी लग रहे हैं डब्बे के ऊपर, नेट वर्क डन, जब भी मैं नेट वर्क डन की बात करूं तब आप उसको किससे इक्वेट करोगे, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी करोगे। तो बुक्स में इक्वेशन कैसे लिखी होती है उसको ध्यान दो। नेट वर्क डन को उन्होंने लिख दिया कि भैया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स। मतलब जितने भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट पे लगते हुए, सारे फोर्सेस की वजह से कैलकुलेट करोगे आप वर्क डन। जब आप सारे फोर्सेस की वजह से नेट वर्क डन कैलकुलेट करोगे तब जाके आप उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स आ रहा है तब आप उसको किससे इक्वेट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी से। एनर्जी से। चेक करो क्या आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट की भावना है, फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। तो इसी बात पे छपाई का काम शुरू कर दो और बता दो जब छप जाए पूरा। Done, sir. डन सर बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और चेक करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सर मेरा ना लीव हो गई क्लास में। संजना क्या बोल रहे, तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है, सर कुछ यहाँ सुनाई। से अच्छा नोट करना है, कर लो कर लो। सर मैं बोल रही हूँ मेरी क्लास लीव हो गई थी, मुझे एक्सप्लेन कर दो दोबारा। ओहो, ये तो बहुत ही बड़ा टास्क हो गया। चलो फिर से एक्सप्लेन। भाई हमने ये पूछा था, आपने यहाँ तक तो सुन लिया था ना कि वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट करें या काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करें। ये हमारे पास कंफ्यूजन था, ये भी नहीं सुना था। यस सर। ठीक है डन। तो यार सर ये याद सुन रख, लिया था। सुन लिया था ना। तो याद रखो जब भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होगा, मतलब ग्रेविटी, स्प्रिंग या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब मैं बात करूं नेट फोर्स की, मतलब सारे फोर्सेस के बारे में, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे कैसा भी फोर्स क्यों ना हो, जब मैं सारे फोर्सेस के बारे में बात करूं तब मेरे को किससे इक्वेट करना है, उसे काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करना है। संजना आप समझ में आ गया। यस सर। डन। चलो तो भाई क्वेश्चन दे रहा हूं,
क्वेश्चन से ट्राई करेंगे और चेक करेंगे हमें समझ में आया है या नहीं आया। भैया मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका कुछ भी एंगल ले लो, सपोज 37 डिग्री लेते हैं जो फेवरेट एंगल चल रहा है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करता 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 नीचे पहुंच रहा है बॉटम पॉइंट पे। ये वाली लेंथ मेरे को गिवन है, ये वाली लेंथ वो चला है 5 मीटर। मेरे को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.25। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द बॉटम मोस्ट पॉइंट। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द बॉटम पॉइंट। तो मेरे को बताओ, अगर इसने वेलोसिटी पूछा है तो मतलब मेरे को कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी से लेना देना है या नहीं? है। अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी से लेना देना है तो मेरे पास ले दे के एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ले दे के एक, कि भैया नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन ने इतना बता दिया कि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो अगर ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो मेरे को बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। मेरे को फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो फाइनल कैलकुलेट करने से पहले मेरे को नेट वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो नेट वर्क डन कैलकुलेट करने से पहले अब इतना चेक करो कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फिर आगे कहानी शुरू होगी। तो पहले इतना बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? नॉर्मल फ्रिक्शन और वेट लग रहा है, उसको 2 कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे। वेरी गुड। तो मेरे पास एक फोर्स आएगा mg sin थीटा, एक फोर्स आएगा mg cos थीटा, एक फोर्स आएगा नॉर्मल फोर्स, और ये नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। यस सर। अब मेरे को बताओ इनमें से कौन कौन से फोर्स मैं डायरेक्टली काट दूं बिगर सॉल्व करे? mg sin थीटा, नहीं, mg cos थीटा, mg cos थीटा और नॉर्मल फोर्स, क्योंकि यस सर। मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट से mg cos थीटा कितना एंगल बना रहा है? 90। और जब भी एंगल 90 बनता है तो वर्क डन कितना आता है? 0। तो इसको बिगर कैलकुलेट करे काट दो। उसके बाद मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में यह पढ़ाया था कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स और वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। तो नॉर्मल फोर्स को भी काट दो। अब चेक करो कि मेरे पास कौन कौन से दो फोर्सेस बचे। मेरे पास एक बचा mg sin थीटा। mg sin थीटा का मतलब है ग्रेविटी, तो ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन क्या फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? नो ये तो मेरे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इधर मेरे पास कंजर्वेटिव के सिवा और भी फोर्सेस आ रहे हैं, तो इसलिए मेरे को वर्क डन को किससे इक्वेट करना था? पोटेंशियल एनर्जी से या काइनेटिक एनर्जी से? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से। सपोज अगर मैं कह देता कि ये जो मेरा सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, तो मतलब फ्रिक्शन भी नहीं होता, तो ले दे के एक ही फोर्स बच जाता mg sin थीटा, तो फिर मैं वर्क डन को किससे इक्वेट करता? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आपको क्लियर हो गया चीजें? बढ़िया, मतलब आपको चीजें समझ में आ गई हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, चेक करना कि आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जो मैं लिख रहा हूँ वो पूरी कहानी समझ में आती है या नहीं। भैया सबसे पहले मैं लिखूंगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि है 5 मीटर, इनटू ये मीटर है तो इसको m हटा देता हूं, इनटू 5 मीटर, इनटू मेरे को बताओ mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। वेरी गुड। तो cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। ये तो हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब आ जाओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू वेरी गुड, म्यू n, और n की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg cos। वेरी गुड। तो ये मैंने लिखा फ्रिक्शन फोर्स, ये मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भैया कितना एंगल? 180। बिल्कुल पलक, 180 इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अब आप सबसे पहले देखो मास सब में कॉमन आ रहा है तो इसको तो पहले उड़ा दो। अब भैया आपको ग्रेविटी की वैल्यू पता है 10,
साइन 37 की वैल्यू पता है, 5 तो पता ही है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू पता है, कॉस 37 की वैल्यू पता है, कॉस 180 की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू रख दो और वेलोसिटी कैलकुलेट करके दे दो ना यार, बच्चे की जान लोगे। तो सब लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करके आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे फटाक से। चलो अक्षित कैलकुलेट हो जाएगा? यस सर कर रहा हूँ। चलो डन, हाँ मतलब कर लेना। चलो तो आप कैलकुलेट करके छोड़ देना, कैलकुलेट कर लेना मतलब। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधा साधा कि ये है हमारे पास स्प्रिंग। चलो बस क्वेश्चन इतना ही कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन दिस स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन दिस स्प्रिंग। पूरा सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने हाइट h से रिलीज कर रहा हूं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाइट h से रिलीज कर रहा हूं, ये नीचे गिरेगा, स्प्रिंग से टकराएगा और स्प्रिंग को दबाएगा। तो मेरे को बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन दिस स्प्रिंग। तो जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा आंसर। चलो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, चेक करो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहली बात, इसमें मेरे को बताओ ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। mg एक तो वेट लग रहा होगा, और नॉर्मल नॉर्मल तो कट गया, और चलो आप ऐसे नहीं समझोगे, इक्वेशन लिख के समझाता हूं, उसको चेक करना। भैया क्वेश्चन कह रहा है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब मेरे को लिखना है नेट वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। 0। अब ये ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को कब तक दबाएगा? सर जब तक वो फोर्स फोर्स लग रही है। जब तक ये ब्लॉक रुक ना जाए। याद है आपको मैंने बताया था, ये स्प्रिंग को तब तक दबाते जाएगा जब तक ये रुक ना जाए, ये अपनी पूरी की पूरी वेलोसिटी खत्म ना कर दे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। भैया डायग्राम की सिचुएशन को समझो, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये हमारी स्प्रिंग तब तक दबेगी जब तक ये ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी फिर से 0 ना कर ले। क्योंकि हुआ क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो इसके पास वेलोसिटी आ गई होगी कुछ ना कुछ नीचे गिरने की वजह से, तो वो आगे जाएगा, स्प्रिंग को दबाएगा, लेकिन वो स्प्रिंग को तब तक दबाते जाएगा जब तक जो वेलोसिटी इसको मिली थी वो पूरी लूज करके खत्म ना करके 0 ना पहुंच जाए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो नेट वर्क डन आएगा 0 के बराबर। अब नेट वर्क डन लिखना है तो मतलब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि भैया कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं पूरे सिचुएशन में,
ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरा और स्प्रिंग को दबाया, तो मेरे को बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। ये ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरा तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, वेट mg। कितनी हाइट नीचे गिरा, h। फिर क्या हुआ, ये जब नीचे आया तो क्या मेरे को अब वेट कंसीडर करना है, अब नहीं। क्यों नहीं करना, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद इसने स्प्रिंग को दबाया, तो मतलब स्प्रिंग पे काम किया, स्प्रिंग पे फोर्स लगा। तो मेरे को याद दिलाओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन ड्यू टू अ स्प्रिंग, मैंने लास्ट क्लास में कराया था। my half हाफ k के h एक्स स्क्वायर। इसको याद नहीं है, याद रख लो, वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। ये कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो मेरे पास ये नेट वर्क डन आ गया, इसको किससे इक्वेट करना है, 0 से। मुझे बताओ। ये जब ऑब्जेक्ट नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, डिक्रीज। तो यहाँ पे लगा दो नेगेटिव साइन। अब मैं आपको बस इतना बोल रहा था कि भैया एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो। क्या आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दोगे, यस सर। तो कैलकुलेट करके दो, कितना आंसर आ रहा है। √2 mg h/k। वेरी गुड, यस सर। सही आंसर है। लोग चेक करके बताओ, कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। चलो बढ़िया, फिर आगे बढ़ेंगे। सर एक बार इसकी इनिशियल और फाइनल बताना, जीरो कैसे आई दोनों की। वेलोसिटी, यस सर। एक तो ये रुका हुआ है, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे रोका हुआ है, रखा हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 0। अब मैं यस कह सर रहा हूँ 0। जब ये नीचे गिरेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन ये आगे चल रहा है, आगे चल रहा है और स्प्रिंग से टकराया, तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कम होगी या सेम रहेगी। अगर तुम किसी चीज से टकराते हो तो तुम्हारी स्पीड कम होती है या सेम रहती है, सर कम होती है। कम होती है। तो ये स्प्रिंग से जब टकराएगा तो इसकी स्पीड कम होगी, फिर ये स्प्रिंग को दबाते जाएगा, लेकिन कब तक दबाते चले जाएगा, जब तक ये रुक ना जाए, तब तक ये उसको दबाते चले जाएगा। तो जब ये रुक जाएगा फाइनली, तो हमें तब स्प्रिंग का कंप्रेशन फाइंड करना है, तो ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0। यस बाकी सर। समीक्षा हमेशा ये चीज याद रखो, या जिसने भी सॉरी क्वेश्चन पूछा समझना कि यार जब भी क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम कंप्रेशन पूछे ना, तो मतलब आपको दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि मेरी मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। यस सर। डन। तो अब जल्दी बता दो, यहाँ तक का अगर कंप्लीट हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। तो भैया लास्ट चीज रह गई, मोशन अलोंग अ वर्टिकल सर्कल। मतलब मैंने क्या किया, मैंने सपोज एक थ्रेड लिया, रस्सी ली, और यहाँ पे एक स्टोन बांध दिया। स्टोन बांधने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ वर्टिकल सर्कल में। चेक करो सबको डायग्राम की भावना समझ में आई, यस सर। यस सर। बिल्कुल बढ़िया। अब ऐसा करते हैं, सबको रब करके मैं एक सुंदर सुशील सा डायग्राम बनाता हूं, तो चेक करना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो भैया, ये हो गया थ्रेड, ये हो गया स्टोन, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। मैं क्या कह रहा हूं कि जब ये स्टोन कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच रहा है, किसी एक रैंडम पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो हम देखेंगे एक फोर्स तो नीचे लग रहा होगा, बिल्कुल नीचे स्ट्रेट। कौन सा फोर्स लग रहा होगा नीचे स्ट्रेट, वेट। स्ट्रेट। यस। ऊपर यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, टेंशन। टेंशन फोर्स। वेट को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, वेट को अगर मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया तो एक बनेगा mg cos थीटा, एक बनेगा mg sin थीटा। साइन थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये बनेगा mg cos थीटा और ये बनेगा mg sin जी थीटा। साइन थीटा। थीटा। अब आपको ये चीज पता होगी कि अगर कोई भी चीज सर्कल में घूमती है
तो उसको एक नेसेसरी फोर्स चाहिए ही चाहिए। वो फोर्स क्या होता है? यस सर सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। r का मतलब रेडियस होता है। तो इधर अगर आप भावनाओं को समझो, इधर मैं थ्रेड की लेंथ को कह रहा हूं l, तो इधर हो जाएगा mv²/l, क्योंकि ये लेंथ मेरे सर्कल का क्या बन रही है? रेडियस बन रही है। अब मेरे को बताओ, सेंटर के लाइन के लॉन्ग, मतलब रेडियस के लॉन्ग, आपको कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं? रेडियस से टेंशन। एक टेंशन दिख रहा है, और उसके अपोजिट क्या दिख रहा है? सर cos थीटा। तो मैं लिखूंगा टेंशन माइनस mg cos थीटा। इन दोनों ने नेट ने मेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स दिया होगा। इक्वेशन 1 तक चेक कर लो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। नो सर। चलो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब यहां तक अगर समझ में आ गया है तो अब नेक्स्ट चीज समझो। सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मेरा थ्रेड जो है ये पूरा का पूरा ऊपर पहुंच गया, स्ट्रेट हो गया, मतलब स्टोन यहां पहुंच गया। तो मेरे को बताओ, क्या रस्सी पे कोई भी टेंशन फोर्स लगेगा जब मेरा पार्टिकल पूरा ऊपर पहुंच जाएगा? नो सर। आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस तरीके से समझाता हूँ। मेरे पेन को मानो रस्सी और इस ऑब्जेक्ट को मानो स्टोन। तो भैया जब स्टोन नीचे है और रस्सी ऊपर है, तो क्या ये स्टोन मेरे रस्सी को खींचने की कोशिश कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? नो सर नो सर। यस सर। रिपीट, मैंने कहा रस्सी से कोई चीज लटक रही है। अगर रस्सी से कोई चीज लटक रही है तो रस्सी पे जोर लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। यस सर। लेकिन अब उल्टा कर दो, रस्सी नीचे ऑब्जेक्ट ऊपर, क्या अब रस्सी पे कोई जोर लगेगा? नो सर। अब रस्सी पे कोई जोर नहीं No. लगेगा। रस्सी पे जोर लगने का मतलब है टेंशन फोर्स की बात। तो इसको हम कहेंगे हाईएस्ट पॉइंट। बस आप हाईएस्ट पॉइंट के लिए समझ लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैं लिखूंगा एट हाईएस्ट पॉइंट। एट हाईएस्ट पॉइंट मतलब H। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन फोर्स कितना? टेंशन फोर्स 0। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, एंगल कितना? 180। बिल्कुल। तो आप लिखोगे माइनस mg cos 180 डिग्री, t तो बन गया 0, इज इक्वल्स टू m वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय l। अब बस आपको इतना करना है, cos 180 की डिग्री की वैल्यू रखनी है, m को m से काटना है, और मेरे को vh की वैल्यू बतानी है कि vh की वैल्यू कितनी आ रही है। तो करो सॉल्व और बताओ। बस भैया 2-4 मिनट का ही कॉन्सेप्ट बचा है, फटाफट सुन के खत्म करें। सर VH की बतानी है। हाँ, VH की अंडर वैल्यू रूट बताओ। GL। L/G। तो आप फाइंड करोगे तो ये आएगा √GL। यस सर। अब भावनाओं को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं किसी भी चीज को सर्कल पे घुमा रहा हूं, तो मेरे सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी √GL होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी, याद रखो, अगर वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे √GL से कम हो गई, तो ये मेरा फिर पार्टिकल इस पॉइंट को कंप्लीट करके सर्कल नहीं बना पाएगा, ये पॉइंट एच से नीचे ही वापस गिर जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? मतलब अगर इसको सर्कल कंप्लीट करना है, किसी भी चीज को, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, अगर किसी भी चीज को सर्कल कंप्लीट करना है तो सर्कल तभी कंप्लीट हो सकता है जब हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम कितनी वेलोसिटी हो? कम से कम √GL हो। अगर √GL से कम वेलोसिटी हुई तो याद रखना वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा कभी भी। चेक करो, क्या इतनी बात समझ में आई? यस डन। अब बस हम क्या कर रहे हैं, एक लास्ट चीज, मैं लोएस्ट पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूं और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट का मतलब पॉइंट L लिख लो उसको। कौन सा पॉइंट L है? डायग्राम के हिसाब से ये वाला पॉइंट L है। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम टोटल एनर्जी को इक्वेट करेंगे। टोटल एनर्जी को इक्वेट मतलब टोटल एनर्जी एट द पॉइंट H मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट द पॉइंट L। पॉइंट H पे पार्टिकल के पास एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि कुछ ना कुछ हाइट है, काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्योंकि कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, लेकिन पॉइंट L पे पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों?
क्योंकि वो ग्राउंड पे पहुंच गया है, ये तो लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अब बस मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, चेक करना आपको समझ में आया नहीं आया, और आपको कैलकुलेट करना है। मेरे को बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूं पॉइंट एच पे, कितनी ऊपर चले गए ये स्टोन मेरा? mg2l। वेरी गुड, mg2l। 2l क्यों? क्योंकि भैया ये यहां से लेके यहां तक ऊपर चले गया है, तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 2l हो जाएगी। प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv हाफ स्क्वायर। एम स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? gl हो जाएगी, इक्वल्स टू हाफ mvl का स्क्वायर। आप फिर से देखो, मास 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 कटा, तो आप कैलकुलेट करके मेरे को vl की वैल्यू दे दो कि भैया लोएस्ट पॉइंट पे मैं पार्टिकल को मतलब कितनी वेलोसिटी से शुरू कराऊं ताकि ये सर्कल कंप्लीट कर ले। अगर आपने इतनी वेलोसिटी नहीं दी तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। तो कैलकुलेट करके आंसर बताओ। चलो बस इतना ही काम करना है, टॉपिक खत्म। तो चेक करो, सबका आंसर आना चाहिए √5gl। यस सर। कि भैया सबसे लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम √5gl वाली वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अगर इससे कम आपने वेलोसिटी दे दी किसी पार्टिकल को तो भैया वो सर्कल नहीं बना पाएगा। डन सर। डन। तो बस आज के लिए इतना ही है, दैट्स इट। चेक करो, कोई डाउट हो तो पूछ लो।